बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सेकेंड ईयर की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हुए लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो चैप्टर होम्योस्टेसिस के हवाले से यानी चैप्टर 1 के हवाले से सेकेंड ईयर के अंदर जो होम्योस्टेसिस का चैप्टर नंबर 1 है उसके हवाले से हमने लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 9 जो है वो कुछ पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। अब वो पोर्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 9 का सेकंड पोर्शन को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद जो है वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट करना है इस चैप्टर को, इस टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड इसी के साथ साथ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया। आइए ज़रा पहले तो हम इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। थर्म का मतलब होता है हीट, रेगुलेशन का मतलब है बैलेंसिंग। हीट बैलेंसिंग किस तरह से प्लांट के अंदर, हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने हीट लॉस, हीट गेन के हवाले से बात की थी, फिजियोलॉजिकल फैक्टर के हवाले से बात की थी। इसी तरह से हमने बिहेवियरल फैक्टर के हवाले से बात की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हॉट क्लाइमेट होगा तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, जब कूल क्लाइमेट होगा तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या होंगी और इसी तरीके से उसकी जो बिहेवियरल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होंगी। देखिए बच्चों, याद रखिए कि जब भी हम थर्मोरेगुलेशन की बात करते हैं तो मेंटेनिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना इन अ सर्टेन रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। एक मखसूस जाविये के हवाले से या रेंज के हवाले से या दायरे के हवाले से आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। हम प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर जो है, ठीक है जी, वो बेस करता है 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 35 से इंक्रीज कर जाता है तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर जाती है और अगर 10 से नीचे चला जाता है तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और प्रोटीन पार्ट्स जो है या प्लांट की जो प्रोटीन है, प्रोटीन मेकिंग है, वो क्या हो जाती है, डिनेचर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन रुक जाती है। स्टोमेटा ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन हो नहीं रहा। हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, विच मीन्स आपका सर्टेन पीरियड के लिए ब्लॉकेज हो गया, एनएस होल आपका ब्लॉक हो गया, क्योंकि वहां पर क्या आपका जो फुजला है या वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर हो गया और वहां से वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा। तमाम की तमाम बीमारियों की जड़ बन जाता है, बैक्टीरिया ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपको बहुत सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। प्लांट के अंदर भी अगर वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन एकदम शूट कर जाएगा। अब ट्रांसपायरेशन शूट करने की वजह से क्या होगा, जब हम ये बात करते हैं कि ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर जाएगा तो वो तमाम का तमाम मटेरियल जो कि उसके एनर्जी मेकिंग के लिए है वो सारा का सारा बाहर निकलता जा रहा है। वो इस जमीन से, सॉइल से या फिर वाटर मिनरल्स को कंडक्ट कर रहा है रूट के जरिए, वो तमाम का तमाम एवापोरेट हो जाता है, ट्रांसपायरेशन हो जाती है, उसकी निकल जाता है या गटेशन हो जाता है, रिमूव हो जाता है वेपर्स की फॉर्म के अंदर या फिर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर। तो वो क्या हो रहा है, स्टोर हो नहीं रहा, अंदर कुछ नहीं बच रहा, जो आ रहा है वो सारा का सारा बाहर निकल रहा है। अब अगर 10 से नीचे चला जाता तो होता यह है कि उसका क्या हो जाता है, स्टोमेटा ब्लॉक हो जाता है, गार्ड सेल इजाजत ही नहीं देता बाहर निकलने की। जब गार्ड सेल इजाजत ही नहीं देता बाहर निकलने की उस मटेरियल को जो कि टॉक्सिक मटेरियल है, तो क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाता है 37 पे, डिक्रीज हो जाता है किस पे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी वजह से प्लांट के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और उसकी एनर्जी मेकिंग या सिंथेसिस होना या कोई भी चीज बन रही है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब ये चेंजेस क्या नाम उसका आएंगी प्लांट्स के अंदर, प्लांट की बॉडी अफेक्टेड होगी। आपके अंदर भी इसी तरीके से अगर आपका टेम्परेचर यानी मिसाल के तौर पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाए, आपको फीवर हो जाएगा, एबनॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 से अबव जा रहा है तो आपको कंटिन्यू डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी हीट स्ट्रोक की फॉर्म के अंदर और आपके लिए जानलेवा हो सकती है। बात समझ में आ गई। इसीलिए बोथ इन लो एंड हाई टेम्परेचर
Plant produces great influences on metabolic activities of cell wall, ठीक है जी, और on cell wall and cell membrane. वो चाहे हाई कंसंट्रेशन हो टेम्परेचर के हवाले से या लो टेम्परेचर हो, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बरकरार रखने के लिए अपने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पर क्या करता है, कुछ अमल दखल जाहिर करता है. वो अमल दखल क्या क्या हो सकते हैं, लो टेम्परेचर पर क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पर क्या करेगा. आइए हम आगे चलते हैं और लो और हाई टेम्परेचर के हवाले से बात करते हैं. तो लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, जब हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं और हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, लो टेम्परेचर का मतलब है यहां पर कंडीशन क्या होगी, कोल्ड क्लाइमेट. हाई टेम्परेचर का क्या मतलब है कि यहां पर जो पोजीशन होगी वो क्या होगी कि टेम्परेचर जो होगा वो हॉट क्लाइमेट के अंदर मौजूद होगा, यानी क्लाइमेट क्या होगा, हॉट होगा. अगर क्लाइमेट लो टेम्परेचर का है तो लूजेस ऑफ H2O इन लो, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर जो होगा, ट्रांसपायरेशन जो होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. टेम्परेचर, फ्लूइड, नेचर ऑफ द सेल इज चेंज. क्या हो गया कि जाहिर सी बात है कि जिस वाटर को बाहर निकलना है जो कि टॉक्सिक मटेरियल के फॉर्म के अंदर है, ट्रांसपायरेशन होनी है. जाहिर सी बात है, प्लांट अगर ब्रीथ कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, वाटर को, मिनरल्स को सॉइल से कंडक्ट कर रहा है, तो उसे बाहर भी निकालना है, अंदर रख के बैठ नहीं सकता, उसके लिए टॉक्सिक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है. तो क्या हुआ कि उसका जो नेचर है सेल का वो चेंज हो जाएगा, या तो वो सेल टर्ज हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? आपने ये चीज पढ़ी है कि टर्जिडिटी क्या होती है, सेल बिकम स्वॉलन, वो फूल जाएगा, बलून की तरह कि आप उसमें हवा डाल दो और बलून फूल जाए, तो वो फूल जाएगा, उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. सम टाइम दो कैरेक्टर के एतबार से, यानी प्लांट ये दो चीजें करता है जिसकी वजह से वो अपने लो टेम्परेचर के अंदर अपने आप को बैलेंसिंग पोजीशन में लाता है. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है जी, ड्यू टू दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट बिकम्स लो. अब वो क्या करता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देता है अपने कहां पर, सेल के इर्द गिर्द. उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की मदद से क्या होता है कि गार्ड सेल जो है वो इतनी तेजी से जो है, यानी मिसाल के तौर पर जो ट्रांसपायरेशन हो रही होती है उसको देखना शुरू हो जाता है, यानी बैलेंसिंग कर लेता है किसके, लो टेम्परेचर के अंदर रहते हुए. अगर हम आइस क्रिस्टल की बात करें तो इन फॉर्म के अंदर वो मटेरियल को बाहर निकालना शुरू हो जाता है, और जब इन मटेरियल के अंदर वो बाहर निकालना शुरू हो जाता है तो अगर ट्रांसपायरेशन कम हो रही है तो वो इन मटेरियल के बेसिस के ऊपर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बाहर निकालने के बेसिस के ऊपर, यानी आप अगर देखें येलो स्ट्रक्चर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यानी लिक्विड सा जो कि चिपचिपा सा होता है. इसी तरह से आइस क्रिस्टल के फॉर्म के अंदर इन फ्रीजिंग कंडीशन, जब बहुत ज्यादा सर्दियां होती हैं, आइस क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर फॉर्म हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग टॉलरेंस कहते हैं. बर्दाश्त करने का मादा सर्दी के अंदर या फिर लो टेम्परेचर के अंदर प्लांट ये प्रोसेस करता है जो कि बिहेवियरल प्रोसेस कहलाते हैं प्लांट के अंदर, ताकि लो टेम्परेचर के अंदर अपनी बॉडी, अपनी एक्टिविटीज, अपने मेटाबॉलिज्म, अपनी ट्रांसपायरेशन, अपना एक्सक्रीशन को मेंटेन कर सके. बात समझ में आ गई? अब आते हैं हाई टेम्परेचर की तरफ. हाई टेम्परेचर में मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टॉप्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो गई. अब वो ट्रांसपायरेशन कर ही नहीं रहा, विच मीन्स कि प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वो बाहर निकालेगा क्या, ऑक्सीजन. बात समझ में आ गई? अब ये प्रोसेस हो ही नहीं रहा, तो जिसके लिए हमें पता है कि प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है. आपने एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है जी, 9 के अंदर आप ये प्रोसेस पढ़कर आए. अब आपको ये पता है कि जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगी, विच मीन्स कि टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया. स्टोमेटा आर क्लोज, गार्ड सेल बंद हो गए. ठीक है जी, पुलिस सेल बंद हो गई. उसने मना कर दिया कि अब क्या होगा कि स्टोमेटा आर क्लोज्ड. अब इतना क्या हो रहा है कि स्टॉप ट्रांसपायरेशन. अब यहां पर ये इसको बैलेंसिंग पोजीशन में लाने के लिए क्या करेगा कि स्टोमेटा को क्लोज कर देगा. अगर इसने क्लोज नहीं किया तो सारा का सारा लिक्विड, सारा का सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस और उसकी एनर्जी प्लांट से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी.
और अगर बाहर निकल गई तो प्लांट में कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए हीट स्ट्रोक प्रोटीन के अंदर क्या होगा, एंजाइम को प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाएगा ताकि उसकी बॉडी जो है वो बैलेंस हो सके। लीव्स कन्वर्ट हो जाएंगी, रिड्यूसेस हो जाएंगी या फिर स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। जहां पर ये कंडीशन आती है, आप देखें कि अमूमन ये होता है कि प्लांट जो है वो लीव्स को रिड्यूस करना शुरू कर देता है, गिराना शुरू कर देता है। बात समझ में आ गई? जिसकी वजह से वो क्या करता है कि अब लीव्स की तरफ तो वो नहीं जाना, मटेरियल नहीं जाना, जिससे क्या हो, रेस्पिरेशन जो है या ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या हो जाए, चलना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर ये लीव्स को रिड्यूस नहीं करेगा तो सारा का सारा मटेरियल जो कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकल रहा है वो निकलता ही जाएगा। अब उसने एंजाइम को प्रोटेक्ट किया, एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ट्रांसपायरेशन पर काम किया। क्यों? क्योंकि उसने स्टोमेटा को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। स्टोमेटा क्लोज हो गया, उसने लीव्स को अपने ऊपर से क्या कर दिया, हटा दिया, ताकि वो बैलेंसिंग पोजीशन में ला सके। बात समझ में आई? नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको आगे लेकर चलते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसीजर होगा। बात कर लेते हैं ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल्स के अंदर। ठीक है जी, हमें पता चल गया थर्मोरेगुलेशन प्लांट्स के अंदर। ऑस्मोरेगुलेशन की बात कर लेते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन में याद रखिए बच्चों कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी, एनिमल है, अपने टॉक्सिक मटेरियल को एक्सक्रीट करता है, बॉडी से भी स्किन से भी। बॉडी से करेगा तो वो दो हिस्सों के जरिए करेगा। बात समझ में आ गई? एक करेगा लिवर के जरिए और दूसरा किडनी के जरिए, और तीसरी चीज जो वो के एक्सक्रीशन कर रहा है वो स्किन के जरिए करेगा, बाय स्वेट ग्लैंड। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स ने अपने ऑस्मोरेगुलेशन को बैलेंस करने के लिए एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन तीन तरह की हो सकती है, स्टूल की फॉर्म में हो सकती है, यूरिन की फॉर्म में हो सकती है, इसी तरीके से हार्मोनिक फॉर्म में हो सकती है, और फिर उसी के साथ साथ स्वेट की फॉर्म में हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो एनिमल ने एक्सक्रीशन की बॉडी से, लिवर भी कर रहा है, किडनी भी कर रहा है और स्किन भी कर रहा है, ताकि उसके ऑस्मोरेगुलेशन को बैलेंस किया जा सके। आर्थ्रोपोड्स, ठीक है जी, आर्थ्रोपोड्स या फिर वर्टिब्रेट्स आर द सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। ये आपका एमसीक्यूज भी है कि आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है जी। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनके पास बैकबोन होती है। आर्थ्रोपोड्स में कौन शामिल है? कॉकरोच वगैरह शामिल है, ठीक है जी। सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं किसके ऊपर? अपनी जमीन के ऊपर या सरफेस के ऊपर। फॉलोइंग कैरेक्टर आर फॉलोज, ये कुछ कैरेक्टर हैं जो कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं ताकि अपने ऑस्मोरेगुलेशन को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं कि वाटरप्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग रखते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो वाटरप्रूफ होती है एक्सटर्नल कवरिंग के हवाले से। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्टोरेज करते हैं सॉलिड वेस्ट एंड एक्सक्रीशन करते हैं वो, ताकि उनका ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो बैलेंस हो सके। यूज करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है जी। इसी तरीके से स्टोरेज करते हैं हार्मफुल डिसॉल्व मटेरियल को किडनी के जरिए रिमूव करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये चार वो कैरेक्टर्स हैं जिसके अंदर एनिमल क्या करेंगे, अपने ऑस्मोरेगुलेशन को बैलेंस करेंगे कुछ कैरेक्टर के हवाले से। ये तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं बायोडायवर्सिटी के हवाले से या फिर इन्वायरमेंट या क्लाइमेट के हवाले से, ताकि अपनी बॉडी को सुइटेबल पोजीशन के अंदर बैलेंस कर सके या ऑस्मोरेगुलेट कर सके। बात समझ में आई? आइए अब इन चारों को पढ़ते हैं कि इन चारों के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होता है। चलिए आगे। ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल्स के अंदर कैसे बैलेंस हो रही है, कैरेक्टर्स क्या क्या? वाटरप्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है जी। रेंगने वाले, उड़ने वाले, बच्चे प्रोड्यूस करने वाले, मैमरी ग्लैंड रखने वाले। बात समझ में आ गई? क्या कर रहे हैं? हैज वाटरप्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग, अपने पास एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग रखेंगे। एपिडर्मल लेयर व्हिच प्रिवेंट
लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। इनकी एपिडर्मल लेयर इनकी बॉडी को इस काबिल बनाएगी कि इनका जो अंदर का मटेरियल है या वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकल सके। मेरा ख्याल है कि आपकी स्किन की बात कर लेते हैं। आपकी स्किन में अगर सुराख होते, ठीक है जी, तो क्या होता कि आपकी स्किन से मटेरियल बाहर निकलना शुरू हो जाता। आपकी स्किन क्या है, प्रोटेक्टेड है, सेक्रेट करती है, स्वेट को सेक्रेट करती है, बात समझ में आ गई, लेकिन उसके साथ साथ एब्जॉर्ब भी करती है। क्लियर हो गई बात? सेंसिटिविटी भी रखती है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि रेप्टाइल में भी शामिल है, बर्ड्स में भी शामिल है और मैमल में भी शामिल है, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग रखते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके उस वाटर को बॉडी से बाहर निकलने से। बात समझ में आई? इसी तरह से ऑर्गेनिज्म स्टोरेज करेंगे सॉलिड वेस्ट को ताकि वो एक्सक्रीट कर सके। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, आपको पता है कि बर्ड्स जो है वो यूरिक एसिड के फॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन करती है। बात समझ में आ गई? इंसेक्ट भी अमूमन इसी फॉर्म के अंदर करती है। रेप्टाइल्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, C5O3 N4 H4, फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है जी, यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब ये क्या करेंगे कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। स्टोरेज किया सॉलिड वेस्ट को और उसके बाद एक्सक्रीशन कर दी, किसने? बर्ड्स ने और इंसेक्ट्स ने और रेप्टाइल्स ने। नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो कि टॉक्सिक मटेरियल है, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, हार्मफुल है, बॉडी के इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो वो उसे क्या करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म के अंदर बाहर निकाल देते हैं। अगर फिशेस की बात करें तो वो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करती हैं। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स जो है वो अमूमन स्टूल या फिर यूरिया की फॉर्म के अंदर कर रहे होते हैं। अब ये क्या होता है, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। यूरिक एसिड क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर। व्हेन एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इट इज इन पेस्ट और क्रिस्टल फॉर्म। मिसाल के तौर पर चिड़िया, कौवा उड़ते हुए किसी मिरर, गाड़ी के मिरर के ऊपर जो है, फ्रंट मिरर के ऊपर उन्होंने जो है वो फुसला कर दिया, बीट कर दी। अब आप देखें थोड़ी देर बाद वो जो है क्रिस्टल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो यूरिक एसिड होता है ये पेस्ट या क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है, जो कि सॉल्यूबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये भी आपका एमसीक्यूज है, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है जी। अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आपको दे दिया उसने, आप बता दीजिए। क्लियर हो गई बात? सुइटेबल जवाब दे दीजिए। आगे आइए, यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है, ये तमाम ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं। इन सब मैमल्स, ठीक है जी, कुछ मैमल्स के अंदर, मैमल्स कौन है, जो मेमरी ग्लैंड रखते हो, नरिशमेंट करवाते हो, न्यूबॉर्न बेबी प्रोड्यूस करते हो, स्वेट ग्लैंड भी रखते हो, सेबेशियस ग्लैंड भी रखते हो, ऑयल ग्लैंड भी रखते हो, पसीने वाले ग्लैंड भी रखते हो जिसे स्वेट ग्लैंड आप कहते हैं, सेक्रीशन कर रहे हो, इसी तरीके से मिल्क की नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। फैट्स आर कन्वर्ट, उनके अंदर जो फैट्स है वो कन्वर्ट होगी इनटू सिंपल कंपाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वाटर, ठीक है जी, इज प्रोड्यूस व्हिच देन रीयूज्ड, उसको क्या कर रहे हैं, दोबारा यूज कर रहे हैं इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ही, व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ मेटाबॉलिक वाटर। एग्जांपल ले लीजिए कैमल की, रैट की, ठीक है जी, कैंगरू की, ये तमाम के तमाम क्या करते हैं कि वाटर को रीयूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इसी तरीके से फैट्स को स्टोर कर लेंगे और उसे सिंपल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उस सिंपल कंपाउंड से वाटर को इनटेक करेंगे। आपको पता है कैमल का कोहान होता है, वो इसी तरीके से वाटर को स्टोर करता है, मेटाबॉलिक वाटर को स्टोर कर लेता है और उसके बाद उसको फैट्स को जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, उससे वाटर बना के वो इस्तेमाल कर रहा होता है। देन हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ हार्मफुल डिसॉल्व मटेरियल। बात समझ में आ गई? स्टोरेज ऑफ हार्मफुल डिसॉल्व मटेरियल, स्टोरेज भी कर रहे हैं, हार्मफुल भी है, डिसॉल्व भी है, मटेरियल भी है। सम मैमल्स स्टोर यूरिया, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? यूरिया इन देयर किडनी, किडनी के अंदर, किडनी का पूरा
पूरा टॉपिक आपने पढ़ लिया, किडनी के फंक्शंस को पढ़ लिया, किडनी के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, एनाटॉमी को पढ़ लिया, फिजियोलॉजी को पढ़ लिया, मॉर्फोलॉजी को पढ़ लिया, इसी तरीके से नेफ्रॉन को पढ़ लिया आपने, एंड देन उससे रिलेटेड हार्मोन्स को पढ़ लिया। अब आपको पता है कि एक्सक्रीट कर रहा है सम मैमल्स स्टोर्ड यूरिया इन द किडनीज के अंदर मोर कंसंट्रेटेड वाटर। अब ये जो यूरिया है ना, ये मोर कंसंट्रेटेड है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है किससे? वाटर से। देन रीएब्सॉर्ब इन द किडनी, वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं किडनी के अंदर। आपको वो फंक्शन याद करना चाहिए जिसके अंदर आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को पढ़ा था, रीएब्सॉर्प्शन को पढ़ा था, या अल्ट्रा रीएब्सॉर्प्शन को पढ़ा था, काउंटर करंट एक्सचेंज को पढ़ा था, जिसमें आपने मेडुला को पढ़ा, कॉर्टेक्स को पढ़ा, इसी तरीके से आपने लूप ऑफ हैनिले को भी डिस्कस किया। तो कुछ ऑर्गेनिज्म वाटरप्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग रखते हैं ताकि वो क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके लॉस ऑफ वाटर। कुछ स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट को करते हैं ताकि उस सब्सटेंस को बाहर निकाल सके, और उसको निकालने के साथ साथ क्या कर सके? अपनी बॉडी को बैलेंस कर सके। जाहिर सी बात है कि आपको एक्सक्रीशन हो रही है तो आप उसे अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज खराब होना शुरू हो जाएंगे, आपने उसे एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है जी। इसी तरीके से यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, कैमेल वगैरह जो है वो क्या करते हैं? फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल कंपाउंड्स के अंदर, और उस फैट से क्या करते हैं? वाटर को कन्वर्ट कर लेते हैं या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं कि यूरिया को या टॉक्सिक मटेरियल को डिसॉल्व करते हैं अपनी बॉडी के अंदर किडनी के जरिए, और फिर रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं किडनी में। देन उसके बाद वो क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? ये तमाम के तमाम अगर बात की जाए तो आपको ये पता चलता है कि ऑस्मोरेगुलेशन को बैलेंस करना एनिमल्स के अंदर क्यों जरूरी है। ऑस्मोरेगुलेशन को बैलेंस करने के लिए ये जरूरी है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज करें अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट और अकॉर्डिंग टू देयर नीड। आप अपने ऑस्मोरेगुलेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? आप यूरिन को दोबारा से ऊपर नहीं चढ़ा सकते, आपने उसे एक्सक्रीट आउट करना है। स्टोल आ रहा है तो आपने स्टोल को एक्सक्रीट आउट करना है। आपको स्वेट आ रहा है तो आप स्वेट को आने दो। आप वाटर को इनटेक करोगे, ग्लूकोज को लोगे, दूसरी एक्टिविटीज करोगे, ठीक है जी। आप एसी में चले जाओगे, एसी को यूज करोगे, ऐसे क्लाइमेट में चले जाओगे जहां यानी कि आपको शेड मिल जाए या मॉइस्ट कंडीशन हो, थिन कपड़े पहन लोगे ताकि बैलेंस हो सके। बात समझ में आ गई? इसी तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए या ऑस्मोरेगुलेशन को बैलेंस करने के लिए एनवायरनमेंट का अमल दखल, वाटर का होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? बॉडी से वाटर निकल रहा है तो वाटर की इनटेक भी तो होनी चाहिए। आपने 3 लीटर वाटर पिया और 3 लीटर का लीटर आपने निकाल दिया, डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल हो गया, तो क्या हो गया कि वो क्या हो गई? बैलेंसिंग पोजीशन। मिसाल के तौर पर वो सारा का सारा तो रिमूव आउट हो गया। अब आपको जाहिर सी बात है दोबारा से चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए आपको एनवायरनमेंट भी चाहिए, एनवायरनमेंट के टूल्स भी चाहिए, और इसी तरीके से एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको क्या चीजें चाहिए? वाटर चाहिए, एयर चाहिए। बात समझ में आ गई? जब भी हम इन चीजों की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एनिमल्स के अंदर कुछ एक्टोडर्म भी होते हैं, कुछ एंडोडर्म भी होते हैं। बात समझ में आ गई? कुछ कूल ब्लडेड भी होते हैं, और इसी तरह से कुछ क्या होते हैं? वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, कुछ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, जो कि वार्म ब्लडेड के हवाले से। वार्म ब्लडेड कौन है? वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। कोल्ड ब्लडेड कौन है? जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या हो सके? वेरिएबल हो सके। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? इसी तरीके से जब हम एंडोडर्म की बात करते हैं और एक्टोडर्म की बात करते हैं, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म इनसाइड और आउटसाइड से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो याद रखिए कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोल्ड ब्लडेड कौन है। ठीक है जी, वार्म ब्लडेड की एग्जाम्पल दे दीजिए। तो वार्म ब्लडेड की एग्जाम्पल बहुत सारी हो सकती हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं मैन की, कैमल की, रैट की, कैंगरू की। ठीक है जी। इसी तरीके से आप कुछ बर्ड्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन जब कोल्ड ब्लडेड की बात आती है तो कोल्ड ब्लडेड के अंदर जो है वो आप फिशेस को देखते हैं, कुछ मखसूस किस्म के फिशेस को देखते हैं, रेप्टाइल्स को देखते हैं आप। क्लियर होगी बात? ये तमाम वो चीजें हैं जिनसे आप ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बताते हैं कि एंडोडर्म भी हो सकते हैं, एक्टोडर्म भी हो सकते हैं, पॉइकिलोथर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? और इसी तरीके से आपके साथ कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं, वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं।
आज के टॉपिक को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो फिर हम आपका इस चैप्टर का जो टॉपिक है, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक होगा, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।